हेलो एवरीवन, एडुबेस फाउंडेशन का ये एजुकेशनल चैनल और आज हम हिंदी साहित्य में विषय लेकर आए हैं नई समीक्षा। नई समीक्षा को विस्तार से समझने के लिए हमें पहले मूलभूत जो इसके समीक्षा का रूप है उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसका उदय कब हुआ। सर्वप्रथम इसका उदय या इसका उद्गम 20वीं शताब्दी के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन के समय और उसी का नाम पड़ा नई समीक्षा, नई आलोचना, न्यू क्रिटिसिज्म। मूलतः इसका उद्भव आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में हुआ और नई समीक्षा में जो तत्व प्रधानता रही है वह रही है आलोचक रचना कलाकृति को एक अखंड, शब्द को ध्यान से सुने, अखंड। नई समीक्षा में अखंड यानी उसको खंड खंड नहीं किया गया, एक अखंड इकाई मानकर समीक्षा कार्य किया गया या करना होता था। इस कार्य में ज्यादा जो बल दिया गया, इस धारणा पर दिया गया कि कलाकृति के कथ्य यानी इसका जो कंटेंट है या उसका फॉर्म है, जो रूप है, उसको खंड खंड करके जो हम देखते हैं वह नहीं देखना था। समीक्षा कार्य में क्या होता था ये, और जो नई समीक्षा में क्या होता था उसको खंड खंड नहीं करना होता था। परंतु जब समीक्षा होती थी इससे पहले, तो उसमें एक एक चीज को बिल्कुल कहते हैं ना तार तार करके देखना, खंड खंड करके देखते हैं, उसका समग्र सौंदर्य परक रूप नष्ट हो जाता है समीक्षा के अंदर जब हम खंड खंड करके देखते हैं। अतः नई समीक्षा में रचना का विवेचन, विश्लेषण उसकी समग्रता या संपूर्णता में ही करना चाहिए। नई समीक्षा का प्रारंभ पश्चिम में रचना या कृति की इस समीक्षा पद्धति को नई समीक्षा का नाम दिया गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर J.E. स्पेनगार्न ने 1910 ईस्वी में द न्यू क्रिटिसिज्म शीर्षक नामक अपने लेख में इसका वर्णन किया है। नई समीक्षा का आरंभ किसी समीक्षक से किस समय हुआ, यह बात निश्चित तौर पर कहना तो बहुत कठिन है, किंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नई समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियां एलियट और रिचर्ड्स की कृतियों में मिलने लगती हैं। F.R. लिविस ने अपनी पुस्तक रिवोल्यूशंस 1936 में ठीक ही कहा है कि वे उस नए दृष्टिकोण को सामने ला रहे थे जिसकी नींव एजरा पाउंड, T.S. एलियट और I.A. रिचर्ड्स ने रख दी थी। अब इसका नामकरण नई समीक्षा उपयुक्त है या नहीं, इसके विषय में हम बात करते हैं। नई समीक्षा की शीर्षक की उपयुक्तता। प्रश्न उठता है कि इस नए आंदोलन को यह नाम या शीर्षक देना कितना उचित है। यह संज्ञा या ये नाम या शीर्षक, नंबर 1, सभी आलोचकों का एक मत न होना। इसका अधिकांशतया इस संज्ञा को आलोचकों के अनुसार या मतानुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि यह संज्ञा शीर्षक न तो उपयुक्त है न अर्थपूर्ण, क्योंकि कारण बहुत ही स्पष्ट देखने को मिलता है कि सभी नए आलोचकों की न तो आलोचनात्मक प्रवृत्तियां एक जैसी हैं, न ही धारणाएं व आस्थाएं एक जैसी हैं। इनमें बहुत ज्यादा मतभेद साफ तौर पर दिखाई देता है। दूसरा है नए सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होना, ना करना। यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि नई समीक्षा में किन्हीं नए सिद्धांतों अथवा विचारों का प्रतिपादन किया गया है। नंबर 3, पुराने आलोचकों से कुछ न कुछ भिन्नता यानी अलग है कुछ। बहुत से आलोचकों ने नई समीक्षा को अपने अपने विचारों में प्रस्तुत किया है।
सबके मत अलग अलग हैं और यह भी सर्वविदित है कि इन आलोचकों ने अपने से पहले जो आलोचक थे उनसे कुछ तो भिन्नता रखी थी अपनी समीक्षा के विश्लेषण में। नई समीक्षा शीर्षक के लिए भेड़ चाल की स्थिति। नंबर 4 अर्थात आलोचकों द्वारा बिना सोचे समझे शीर्षक का प्रयोग। न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा की अर्थगत अनिश्चितता पर टी.एस. एलियट का ध्यान गया और उन्होंने अपने निबंध आलोचना के सीमांत द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1956 में लिखा, लोग नई समीक्षा शब्द का प्रयोग यह समझे बिना ही करते हैं कि इस शब्द में कितनी अनर्गत विभिन्नताएं हैं, विविधता का समावेश है। जैसे वर्तमान आलोचकों द्वारा अपनी पहली पीढ़ी के आलोचकों से किसी न किसी मत में भिन्नता तो जरूर विद्यमान थी, तो यह एक समानता का स्तर इसमें झलक रहा है। परंतु दूसरा एक पहलू यह भी है जिसे नकारा नहीं जा सकता कि इस युग के नामी गिरामी आलोचकों में परस्पर कितनी भी भिन्नता क्यों न हो, वे सभी अपनी से पहली पीढ़ी के आलोचकों से किसी न किसी महत्वपूर्ण बात में अपने वर्णन या विश्लेषण को भिन्न रखते थे। अब निष्कर्ष यह निकलता है कि यह भी झुठलाया नहीं जा सकता, अर्थात न्यू क्रिटिसिज्म शब्द ही इस व्यापक आलोचनात्मक आंदोलन के लिए व्यापक शब्द शीर्षक है। अब नई समीक्षा के स्रोत क्या हैं? सही अर्थों में नई समीक्षा का जन्म टी.एस. एलियट 1888 to 1985 टी.एस. एलियट के चिंतन से ही होता है। कुछ विद्वानों ने तो टी.एस. एलियट को ही नई समीक्षा का जनक स्वीकार किया है। हिंदी में जिस विधा की सर्वाधिक दुर्गति हुई है वह है पुस्तक समीक्षा। फिलहाल पुस्तक समीक्षा लिखाने का ये आलम है कि यह जुगाड़ उद्योग सा प्रतीत होता है। पत्र पत्रिकाओं के इस जरूरी हिस्से में खानापूरी वाली स्थिति है, खानापूरी से की जाती है। पुस्तक समीक्षा अब सीखने सिखाने के लिए नहीं बल्कि किसी को उठाने गिराने के लिए प्रयोग की जाती है। कहा जाता है कि पुस्तक समीक्षा शायद ही अब कोई पढ़ता हो सिवाय उनके जो लिखते हैं और जिन पर लिखा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य नई समीक्षा यानी पुस्तक समीक्षा में यह देखने को मिलता है कि पुस्तक समीक्षा व्यवहारिक आलोचना की बुनियादी जमीन है। अतः जो बढ़िया पुस्तक नहीं लिख सकता वह बढ़िया आलोचक भी नहीं बन सकता या बढ़िया आलोचना भी नहीं लिख सकता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक बढ़िया पुस्तक समीक्षक जो लिख सकता है वह ही बढ़िया आलोचना भी लिख सकता है। एक अच्छे साहित्य के लिए जो आवश्यक तत्व हैं आलोचना या समीक्षा करने के लिए वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 रचना के मर्म की पहचान। नंबर 2 रचना की संवेदना। नंबर 3 भाषा शिल्प ज्ञान। नंबर 4 अंतर वस्तु आदि को पहचानने की सक्षम और निर्भीक दृष्टि से व्यवहारिक आलोचना करने की शक्ति। और इन्हीं तत्वों के आधार पर एक समीक्षा बहुत अच्छे और आलोचना बहुत अच्छे स्तर से हम कर सकते हैं। अब इसके स्रोत क्या हैं? हिंदी एवं अन्य भाषाओं में जितनी मान्यताएं या जितने मान्य आलोचक हुए हैं वे प्राय अच्छे पुस्तक समीक्षक भी थे। आलोचकों में जैसे रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या टी.एस. एलियट, एफ.आर. लेविस आदि। साहित्य आलोचना का शुक्ल पक्ष। जायसी, सुर और तुलसी की जो व्यवहारिक काव्य समीक्षा शुक्ल जी ने की है वह हिंदी आलोचना का
शुक्ल पक्ष है। समीक्षा स्रोत प्रयोगवाद का उदय। नंबर 1 बात, शुक्ल जी को कोई केशव प्रेमी उन्हें कभी हृदय नहीं दिला सकता, परंतु जब तार सप्तक पर प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से नंद दुलारे वाजपेयी लिखित सुदीर्घ समीक्षा ने ऐसी बहस को जन्म दिया कि प्रयोगवाद नाम ही चल निकला। अब समीक्षा स्रोत का समीक्षा का प्रभाव, यह सब काव्य संकलन की समीक्षा का ही कमाल था। यह समीक्षा के कवियों की कृतियां फेमस भी हुई। कारण का ही कमाल था कि समीक्षा को गंभीरता से लिया जाने लगा। अब यहां पर जो शीर्षक बनता है इसका, वो बनता है कहना चाहिए इसका जो हेडिंग बनता है, समीक्षा गंभीरता। डॉक्टर जीवागो और बूंद और समुद्र जैसी कृतियों की समीक्षा के जरिए रामविलास शर्मा ने इस विधा के प्रति गंभीरता दिखाई। वह उनकी समीक्षा का स्थायी आधार बनी। नंबर 4, समीक्षा स्रोत। कवि व कवियों की कृतियों का प्रसिद्ध होना। जब कोई मैला आंचल का नाम भी नहीं ले रहा था, तब नलिन विलोचन शर्मा ने उसकी जो समीक्षा की, उसकी समीक्षा करने के बाद ऐसा धमाका हुआ कि रेणु यकायक चमक उठे। गोदान के बाद जैसे उपन्यास विधा को लेकर एक गतिरोध कभी समाज में उत्पन्न हो गया था, परंतु नलिन जी के शब्दों में जब गोदान के बाद हिंदी उपन्यास में जो गत्याविरोध था, वह मैला आंचल के प्रकाशन से दूर हुआ और नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि में भी समकालीन रचनाशीलता के बीज विद्यमान रहे। आलोचकीय विवेक और निर्भीकता के बिना पुस्तक समीक्षा संभव नहीं है। समीक्षा विषय पर अधिकार होने पर ही अच्छी आलोचना के साथ न्याय किया जा सकता है या न्याय कर सकता है।